नमस्कार, मैं जनता स्वयं गौतम अवस्थी के किरीट सोमैया ने पसोठावादी उद्धव सरकार के खिलाफ एक अभियान चला रखा। उसी के तहत वो दिल्ली आया और दिल्ली आकर किरीट सोमैया ने मुलाकात की प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद से, जो कि देश के कानून मंत्री हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ईडी के अधिकारियों से भी मुलाकात की और इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने याचिका लगाई हुई है। उनकी मांग ये है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपनी संपत्ति को छुपाया और तमाम जो करोड़ों की संपत्तियां थी उनको अपने हलफनामे में नहीं दिया, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ प्रताप सरनाइक ने जो घोटाला किया और जो संपत्तियों का हेरफेर किया है, उसके अलावा उनके ऊपर जो शेयर को लेकर भी एक केस चल रहा था उसमें भी उन्होंने घपला किया है, इसलिए ईडी को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में उन्होंने धनंजय मुंडे के उस मामले को भी उठाया कि उन्होंने 2 शादियां करके 5 बच्चे पैदा किए, जो सीधे तौर पर आईपीसी के सेक्शन 494 और सेक्शन 5 का उल्लंघन है। निश्चित तौर पर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है और इसलिए धनंजय मुंडे के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में किरीट सोमैया ने उस एमपी का नाम भी लिया जिसको लेकर उन्होंने पहले खुलासा किया था कि शिवसेना के एक पूर्व खासदार यानी कि पूर्व एमपी ने भी पीएमसी घोटाले की रकम ली है और उसके ऊपर एक और घोटाले का केस चल रहा है। 900 करोड़ रुपए के सीसीबी घोटाले यानी कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक को लेकर भी उनके ऊपर आरोप है और इसको लेकर मुंबई में पोस्टरबाजी भी हुई थी। तो आनंद अरसूल के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की मांग की है ईडी से और केंद्र सरकार से भी कहा है कि कानून मंत्री इसमें अपना रोल निभाएं और इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कराएं और दूसरे विभागों के द्वारा भी कार्रवाई करने की सिफारिश करें। निश्चित तौर पर किरीट सोमैया का जो ये कदम है उससे उद्धव सरकार की, उद्धव ठाकरे की खुद की और उनके तमाम जो सहयोगी हैं, तमाम जो विधायक और एमपी हैं, नेता उपनेता हैं शिवसेना के, उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये सब किरीट सोमैया केवल चर्चा के लिए कर रहे हैं, अखबारों में छपवाने के लिए, टीवी पर दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन किरीट सोमैया जिस तरीके से भ्रष्टाचार के इन सभी मामलों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके बाद तो ये लगता है कि किरीट सोमैया तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं जब तक उद्धव ठाकरे और उनके सभी साथियों को वो जेल तक नहीं पहुंचा देंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की अगर नैतिकता का ख्याल रखा जाए तो इससे विधायक की भी जा सकती है, क्योंकि वो विधानमंडल का सदस्य जब बने थे तो उन्होंने पर्चे में जो जानकारियां दी थी, हलफनामे में जो जानकारियां दी थी, निश्चित तौर पर वो झूठी थी। जो 19 बंगलों वाली जो प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा थी, उसको 2 करोड़ 10 लाख रुपए में उन्होंने खरीद के ज़मीन दिखाया, जबकि वास्तव में वहाँ पर बंगले थे। और बाद में अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद और एमएलए बनने के बाद में, एमएलसी बनने के बाद में उन्होंने उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र किया है, यानी कि 6 से 7 साल तक उन संपत्तियों को वो बेनामी संपत्ति के तौर पर भोगते रहे, उनका आनंद लेते रहे और हिसाब में और अकाउंट्स के अंदर वो संपत्ति अन्वय नायक के नाम पर या उनके परिवार के नाम पर ही दिखती रही। वही अन्वय नायक जिनकी आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को उद्धव ठाकरे की सरकार ने 2 हफ्ते से ज़्यादा समय के लिए हिरासत जेल में रखवा दिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को राहत मिली थी। यहाँ दूसरा जो नाम वो ज़्यादा ले रहे हैं वो है प्रताप सरनाइक का, जिन्होंने बड़ा घोटाला किया। इसके खुलासे भी किरीट सोमैया की वजह से हुए। उन्होंने इस मामले में लोकायुक्त से लेकर ईडी तक और तमाम जो क्राइम ब्रांच तक हर जगह उन्होंने शिकायत लगाई हुई है और उसी को लेकर वो ईडी को जानकारी दे रहे थे। साथ में आनंद अरसूल, जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि शिवसेना के एक पूर्व खासदार का नाम भी आ रहा है और इस खासदार का खुलासा भी ईडी जल्दी करने वाला है। इस खासदार का नाम है आनंद अरसूल और आनंद अरसूल के ऊपर आरोप यह है कि सिटी कोऑपरेटिव बैंक के इन्होंने 900 करोड़ रुपए को इधर उधर अपने साथियों में बांट दिया और उससे सिटी कोऑपरेटिव बैंक के हजारों खातेदारों को नुकसान हुआ और वो अपना पैसा निकाल पाने में अब मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीएमसी बैंक घोटाले में भी इनका नाम आ रहा है। उसके साथ साथ ये जिस तरीके से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में विलय के लिए जिद पर अड़े हुए हैं सिटी कोऑपरेटिव बैंक को, वो भी एक बड़े घोटाले का संकट है और इस पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अब तक यहाँ पर शिवसेना के कई नेताओं के कच्चे चिट्ठे किरीट सोमैया खोल चुके हैं। उसको लेकर उनके खिलाफ तमाम जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो गलत तरीके भी अपना रहे हैं। उनको बाकायदा फ़ोन पर धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको ईमेल पर धमकियाँ मिल रही हैं और उनको जान से मारने की बात हो रही है। दूसरी तरफ शिवसेना के जो नेता उपनेता हैं, बड़े लोग हैं, जो प्रवक्ता वगैरह है, वो सीधे तौर पर उनका अपमान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। संजय राउत से जब एक बार पूछा गया था कि किरीट सोमैया आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो संजय राउत ने कहा था कि कौन किरीट सोमैया, मैं किरीट सोमैया को नहीं जानता। लेकिन वो भूल गए कि ये वही किरीट सोमैया है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुंबई के सांसद रह चुके हैं और अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। ये सीए भी हैं और पीएचडी भी हैं और इनके जो प्रयास है
उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहता है। ये तमाम कानूनी कार्रवाई से लेकर तमाम आरटीआई का एक ऐसा प्रूफ सामने लेकर आते हैं जिसके बाद लोगों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। यही वजह है कि संजय राउत इतने सदमे में दिखे कि वो इनका नाम भी भूल गए। दूसरी तरफ शिवसेना के दूसरे छुटभैये नेता हैं जो इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है और हो सकता है केंद्रीय कानून मंत्री ने भी उनसे सुरक्षा के लिए बातचीत की हो, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में वो एक अभियान छेड़े हुए हैं उद्धव ठाकरे के तमाम उन काले कारनामों के खिलाफ, कच्चे चिट्ठे वो खोल रहे हैं, उसको देखते हुए उद्धव ठाकरे और उनके शिवसेना के जो छुटभैये नेता हैं वो, या जो गुंडे उन्हें आप कह सकते हैं, वो उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो त्वरित कार्रवाई करें और इन लोगों को जिस तरीके से छूट मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ने दे रखी है उससे वंचित करके उन्हें उनके किए की सजा दिलाने का काम करें। अब तक जिस तरीके से उन्होंने खुलासे किए हैं उसके बाद उद्धव ठाकरे का परिवार पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। प्रताप सरनायक और उसके जो बेटे हैं और जो पूरा का पूरा उनके परिवार का एक पूरा माफिया तंत्र चलता था जिसकी वजह से उन्होंने हवाला से लेकर तमाम तरीके के अवैध कारोबार किए, उसको लेकर भी खुलासे वो कर चुके हैं। धनंजय मुंडे के खिलाफ उन्होंने अभियान छेड़ा हुआ है और अब आनंद अड़सूल को भी उन्होंने निशाने पर ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अब महाराष्ट्र में जो भी भ्रष्टाचारी है जिन्होंने पीएमसी बैंक घोटाला जो कि करीब 4,500 करोड़ का है उसका फायदा उठाया है वो बचेंगे नहीं। इसी कड़ी में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लेकर भी उन्होंने बड़े खुलासे किए थे कि किस तरीके से वर्षा राउत ने प्रवीण राउत की पत्नी से एक लोन लिया 55 लाख का और बाद में संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया कि ये कोई लोन नहीं लिया है, मकान बनाने के लिए लिया था। लेकिन बाद में जब ईडी ने उन्हें सम्मन किया और बार बार सम्मन से घबरा कर संजय राउत ने 55 लाख तो वापस कर दिए, लेकिन 12 लाख का एक और जो लोन उन्होंने केवल 6,500 रुपए की एक अंशदान देने के बाद में उस कंपनी से उठा दिया था जिसमें प्रवीण राउत की पत्नी ही डायरेक्टर थी। प्रवीण राउत ने अपनी पत्नी के खाते में 1,66 लाख ट्रांसफर किए थे और इसको लेकर ईडी अभी जांच कर रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अकेले किरीट सोमैया से पार पाना अब शिवसेना के बूते की बात नहीं रही है। किरीट सोमैया जिस तरीके से लिखित कार्रवाई के द्वारा और तमाम उन एजेंसियों के पास जाकर शिकायतें कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इन सभी एजेंसियों को अब शिवसेना के जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं या जो नैतिक दुराचार के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन भी इसमें आगे कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सवाल है गलत हलफनामे का, झूठे हलफनामे का, तो इसमें 6 महीने की सजा है, 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसको लेकर इलेक्शन कमीशन पहले ही केंद्र सरकार को ये कह चुका है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो ऐसे हलफनामे के खिलाफ कड़ा कानून बना सकती है। इसको इलेक्शन अयोग्यता के तौर पर भी देखा जा सकता है, यानी कि अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका झूठा हलफनामा पाया जाता है तो फिर उसको इलेक्शन कमीशन चुनाव नहीं लड़ने देगा। अभी तक कानून ये है कि जिसको 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हो चुकी है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर इस मामले में भी केंद्र सरकार कानून लेकर आती है और ऐसा कानून बनता है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा हलफनामा देता है तब निश्चित तौर पर उसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो कि 2 साल या कम से कम उसे 2 चुनावों तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए, किसी भी पद पर रहने से रोक दिया है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों पर कड़ी लगाम लगेगी जो झूठे हलफनामे पेश करते हैं। और इस कड़ी में राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी जैसे तमाम नेता भी फंस जाएंगे, क्योंकि ये भी जब अपना हलफनामा देते हैं तो उसमें संपत्ति को बहुत कम दिखाते हैं, लेकिन बेनामी संपत्ति के तौर पर इन लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति होती है। उसी तरीके से जैसे उद्धव ठाकरे के पास में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है और अब वो उस मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो हलफनामे में कहते हैं, यानी 2 संपत्तियों को एक ही नंबर से वो दर्शाते हैं जिससे कि उसकी वैल्यूएशन ज्यादा न दिखे, लेकिन अब जो किरीट सोमैया ढूंढ कर लाए हैं उसके बाद उनके पास जवाब देने के लिए कुछ बचा नहीं है। इलेक्शन कमीशन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे को दोषी ठहरा देगा और वैसी स्थिति में अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता उद्धव ठाकरे के साथ में बची होगी, उनके मन में होगी, या उनके मन में अपने पिता के प्रति थोड़ा बहुत भी सम्मान होगा, तो फिर उन्हें कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ साबित होने के बाद में और उसके साथ साथ अन्वय नायक के परिवार के साथ में उनके जो जमीनी रिश्ते रहे हैं और अन्वय नायक के साथ में जो उनका जमीनी लेन देन रहा है और उसको तमाम जो बातें खुलकर सामने आई है कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को वो 2,10,000 में खरीदते हैं, बाजार मूल्य से आधे से भी कम पर खरीदते हैं। बाद में वो संपत्ति अन्वय नायक के परिवार के नाम पर
ही रहती है और वो अपने नाम पर उसका मोटेशन या दाखिल खारिज बहुत बाद में करते हैं, जो जानबूझकर टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए किया जाता है। निश्चित तौर पर ये जो अपराध है उनकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। और वो जो तमाम दावे करते हैं, संजय राउत की पत्नी पर जो खुलासा हुआ है, ये सारे वो मामले हैं वो सीधे तौर पर शिवसेना की सरकार को संकट में लाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार साबित हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता का भी मोहभंग होगा और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ जो खड़ी हुई हैं उन्हें भी ये डर रहेगा कि इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। और अगर बात की जाए कांग्रेस और एनसीपी की, तो वो पहले से ही शिवसेना के साथ में तनातनी चल रही है। बीएमसी का चुनाव आने वाला है और ऐसी स्थिति में शिवसेना के लिए जो मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रहे किरीट सोमैया, वो बेहद चिंतनीय है। उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से सख्ते में हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि इन सब काले कारनामों के कच्चे चिट्ठे खुलने के बाद में वो कैसे बचेंगे। जय हिंद, जय भारत।